ये क्या बना दिया, आप गृह मंत्री बनते वो बनते। मैंने कि गृह मंत्री बनते क्या कर ले, थानेदारों से माथा पचाते रहते कि भाई इसे 307 में कार्रवाई करो, फिर भी घुमा घुमा कर 2-4 को तो बचा ही देता। पर यहाँ आने के बाद देखा कि मैंने गांव में जन्म लिया, तो गांव के मंत्रालय मेरे पास है, रूरल डेवलपमेंट, और किसान के गरीब घर में जन्म लिया तो मेरे को कृषि मंत्रालय मिल गई, मेरे को ऊपर वाले ने दिया है। तो मैं जब ये देख रहा हूं तो बड़ा आनंदित हूं। किसान के घर में जन्म लिया तो किसान की विषम परिस्थितियां क्या होती हैं, किस दुख तकलीफ से गुजरता है, वो मेरे को पता है। और गांव में विकास की दृष्टि से कैसे पिछड़े हुए हैं वो मैं जानता हूं, वो कैसे आगे ले जाना। तो ये मंत्रालय मेरे को मिला तो मैं यत्र तत्र घूम रहा हूं, ये जानकारी ले रहा हूं। हालांकि मैं 9वीं 10वीं में जब पढ़ता था तो कुएं से पानी निकलता था, तो मैंने भी एक बार वो कीली लगाते हैं बर्थ पर बैठकर, आपको पता नहीं क्या कहते हैं, नाव चढ़स, तो चढ़स वाला चिल्लाता रह गया, मेरे पे कीली खुली नहीं उसमें से। वो खेती भी मैंने की हुई है, विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता था, अब भी विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता है। हमारे अभी यहाँ साइंटिस्ट का जुड़ा हुआ था, 400-500 आए थे दुर्गापुरा में, तो मैं भी गया था। तो मैंने उनसे पूछा, हम सरसों करते हैं और उसमें चेपा लग जाता है तो उसका इलाज बताओ। कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं। और आप जानते हो, आप क्या तो सरसों मैंने देखी नहीं, पर सरसों का अगर चेपा लग गया तो सरसों के लिए कैंसर है, फिर सरसों में कोई बचत नहीं है। लेकिन मेरे इलाके में अभी एक दिन हल्की सी बरसात हो गई तो सारा चेपा बहकर गायब हो गया। तो मैंने वैज्ञानिकों से कहा, भाई कोई ऐसी पद्धति दिखा लो, ये चेपा की बीमारी यदि किसान के लग जाए तो सस्ते में उसका इलाज हो जाए। और ऐसी ढेर सारी अपनी पैदावार है जिनमें कोई न कोई रोग लग जाता है, और सबसे बड़ा रोग लगता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है। तैयार हो गई किसान की फसल, पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, तो हम सर्वे कराते हैं। सबसे पहले सरकार के मुखिया का बयान आता है, सर्वे करवाएंगे। जैसे तो बहुत धूर बांटने वाले हैं किसान के लिए, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा ऊंट के मुंह में जीरा डाला जाता है। तो मैं देखता फिर रहा हूँ, कृषि मंत्री तो बनते हैं, बहुत बन जाते हैं, मैं भी बन गया, लेकिन मैं हटकर मेरे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्या सरकार के दिला सकता हूँ इसकी भी जानकारी मिल सकती है। तो मेरी तो भी ट्रेनिंग हो रही है, साल भर तो ट्रेनिंग में चलेगा मेरा, और ट्रेनिंग भी ले लूंगा तो हमसे बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हमारे विभाग में, कभी बीजों में गड़बड़ कर देते हैं, किसान को घटिया बीज दे दिया तो किसान तो लूट गया, और बीज देने वाले के खिलाफ कोई साधारण सी धारा में कार्रवाई हो जाती है, कुछ उसका बिगड़ता नहीं। खाद देने वाले, खाद के दुकानदार, यंत्र के दुकानदार, तो ये जितना भी खाद बीज, हमारे यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शायद बीज वाले कहा गए हो, बीज वाले उधर बैठे जैन साहब। तो मैं चाहता हूं कि जो किसान है, बैठो जैन साहब, ये मेरे पुरानी नहीं है, जैन साहब अगर बीज के मामले में अच्छा समझते तो इनको धंधा करना चाहिए, पर किसान का धंधा किसान के हाथ में लगे, चाहे खाद का है, चाहे बीज का है, चाहे नैनो का है, चाहे थ्रेसर का है, चाहे रोटोवेटर का है, चाहे ट्रैक्टर का है, जितनी भी मशीन किसान की आती है उसको किसान की जानकारी मिलनी चाहिए, उसका अधिक से अधिक काम उसको दिया जाए ताकि वो किसानों के प्रति उसकी चिंता हो कि मैं महंगा तो नहीं बेच रहा हूँ,
ज़्यादा फायदा तो नहीं उठा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा किसानों की जितनी योजनाएं हैं उनसे किसानों को जोड़ना और त्वरित गति तक किसानों तक उस योजना का पहुंचाना। अब मैंने ढेर सारी योजनाएं देखी हैं, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की कई योजनाएं हैं। कई मैं जगह गया तो लोगों को योजनाओं का पता ही नहीं, सारी जानकारियां आपको यहाँ हो सकती है क्योंकि आप प्रोग्रेसिव किसान हैं, लेकिन सब जगह किसानों की जानकारी नहीं है। मेरे यहाँ भी कुछ किसान हमने सम्मानित किए थे, शायद आप गए थे, इनको सम्मानित किया था हमने। तो प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा, वो बोलते हैं कि यूरिया के साथ नैनो यूरिया का बीज मत डालना, नहीं तो आपका खेत बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मैंने किसानों से पूछा, भाई आप नैनो यूरिया के बारे में कुछ जानते हो? इन्होंने बताया मैं जानता हूँ। मुझे मेरे इलाके में तो मैं नहीं जानता, किसान क्या जानता हूँ। फिर मैंने वहीं से दौसा के गांव में फोन किया किसान को, भाई तू नैनो यूरिया के बारे में जानता है? कि मैं तो कुछ नहीं जानता साहब, क्या होता है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है, जो एडवांस टेक्निक, एडवांस योजनाएं अपने बीच में आ रही है, उनको किसान तक पहुंचाना ये मेरे विभाग की जिम्मेदारी है, जिसको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां तक बजट का मामला है, किन किन योजनाओं में भारत सरकार से लिया जा सकता है, किन किन योजनाओं में हम दे सकते हैं। अभी मेरे को मैं पोली हाउस देख के आया हूँ, तो वहाँ के किसान और हमारे एडिशनल डायरेक्टर भी साथ थे। तो हम अब ये करने वाले हैं 3-4 सेमिनार्स, जिसमें मैं, मेरे विभाग के सेक्रेटरी वगैरह दूसरे अधिकारी और आप किसान जो जिस फील्ड में लगाए उसके साथ बैठकर, और कंपनी के लोगों को तो क्या दिक्कत है सरकार की तरफ से वो हमें बताएं, और किसानों को कंपनी की तरफ से क्या दिक्कत है वो हमको जानकारी मिले, और हमारा अधिकारी रहे, ताकि किसी प्रकार की समस्या न तो किसान को रहे, न कंपनी वालों को रहे, न कोई बैंक वालों को रहे, और हम एक कोऑर्डिनेट करके हम चलें। किसी प्रकार की, जो कई बार ऐसा होता है कि किसान बैंक के चक्कर निकालता रहता है, उससे बैंक ही उसका लोन क्लियर नहीं होता। कई बार ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ फाइलें पड़ी रहती हैं, निकालते ही नहीं, जब तक कुछ वजन नहीं रखा जाता फाइल पे तो कोई निकालता ही नहीं। तो ऐसे आपस में बैठने से हमें पता चलेगा कि कैसे सरलता से किसान को प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है, किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो मैं हर प्रयास करूँगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बहना, मेरी दीदी, एक दिन वो आ जाएगा कि हर खेत में खड़ा होकर ड्रोन चलाए। तो मैं तो पहली बार यहाँ ड्रोन देखने के लिए आया। वैसे ड्रोन तो बहुत देखे अपने सभाओं में, जो फोटो लेते रहते, पर खेती पर कोई भी ड्रोन चलता है वो मैंने देखा नहीं। तो सबसे बड़ा आभार तो आयोजकों को ये कहना चाहता हूँ, ये गई थी, जिद करके आई थी बच्ची कि आप आओ तो सही, हम आपको ड्रोन दिखाएंगे। तो ड्रोन के फायदे भी आपको ज़्यादा पता है, मेरे को भी पता है। तो उस ड्रोन, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है, उसके लिए हमारा विभाग ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करने के लिए। अब वो बात अलग है, कई बार ऐसा होता है कि मंत्री पद से भी जल्दी हट जाते हैं कई लोग, हटा देते हैं, हट जाते हैं। एक बार मेरा वसुंधरा जी से इकट्ठा हो गया तो उन्होंने हटा दिया, सर बाहर चलते। तो मैं किसानों के लिए, उसके अधिकार के लिए सरकार में अड़ने से पीछे नहीं हूँ, अड़ जाऊंगा। एक बार मैं वसुंधरा जी के राज्य में 2003 में कैबिनेट मंत्री थी, तो तुम 20 साल बाद मंत्री बनाओ। आपको पता है
पांडवों का 12 साल का वनवास हुआ, भगवान राम को 14 साल का हुआ, मेरे को 20 साल का हुआ। 20 साल बाद में मंत्री बना हूँ। तो उस समय ओलावृष्टि हो गई थी राजस्थान में लंबी, पूरी सरसों नष्ट हो गई, गेहूं भी नष्ट हो गए। तो जो भारत सरकार से जितना मैक्सिमम किसान के घर पर पहुंचाया जा सकता है, वो पैसा मैंने लड़ भिड़ के वसुंधरा जी से किसान के हाथों तक पहुंचाया। और कई किसानों को तो इतना मिला जो फसल से भी नहीं मिल सकता था। इसलिए मैं, वैसे तो हमारी पूरी सरकार आपकी चिंता करती है, लेकिन मैं आपके लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाला हूं और रहूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा था तो फीस नहीं थी, तो मेरी माँ ने 800 रुपये में कड़े गिरवी रख के मेरे को पढ़ाया और मजदूरी करके वो 800 रुपये के लिए धन्ना सेठ के चुकाए हैं। उसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। इसलिए भगवान न करे मेरे रहते हुए आपको ऐसे दिन देखने पड़े। मैं आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करूंगा, आत्मनिर्भर करूंगा, इस बात का मैं आपको भरोसा करूंगा। और जहाँ तक लड़ने की बात है, अभी हमारे बता रहे थे, मैं 80 में चुनाव लड़ा, 75 में 19 महीने तक जेल में रहा। पहला चुनाव 16 वोट से हार गया, मैं जानता ही नहीं था कैसे लड़ा जाता है। बाद में तो बड़े बड़े चुनाव लड़े, जीते भी हारे भी, लेकिन जनता के साथ जहां भी तकलीफ हुई, किसी वर्ग, किसी तबके, किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के लिए, मैं चट्टान की तरह खड़ा। हमारी पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। किसान आत्महत्या करने लगे। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, पत्रकार वार्ता करी, आंदोलन किया, भाई आपने संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा की थी, किसानों को तो घर बिक रहे हैं, जमीन नीलाम हो रही है, आप करो। तो मेरे वहां रामगढ़ पछवाड़ा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली कर्जे के चक्कर में। बैंक वालों ने नोटिस दे दिया। फिर वो दाह संस्कार करके उसके पीड़ित परिवार को लेकर मुख्यमंत्री जी के घर में अचानक आ गया, पुलिस को पता ही नहीं लगा। तो एसपी, आईजी, कमिश्नर सबको डांट पड़ी, ये किधर से घुस गए। तो मैंने ये इमरजेंसी में सीखे कहाँ से घुसना, कहाँ से निकलना। तो मैं घुस गया तो 10 मिनट में मुख्यमंत्री जी को वो कर्जा रोकना पड़ा, रुका ही पाया, माफ नहीं करवा पाया। तो मैं कोशिश ये करूंगा किसान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए कि वो उल्टा पैसा ब्याज पे दे। ये मेरे जीते जी सपना पूरा नहीं हुआ, तो मैं इनसे पूछ रहा होता, ये कालक बंद यही है ना। तो ये ERCP जो है ना, पूर्वी नहर परियोजना, इसका आंदोलन मैं 88 से कर रहा हूँ। मैं सोचता था, मैं सवाई माधोपुर से MP रहा 89 में, तो मुझे सबसे ज्यादा वोटों से जीता था देश में। तो मैंने कहा था लोगों को, भाई चंबल का पानी कोटा के डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक बहकर बेकार चला जाता है, इसको उठाना चाहिए, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा जिलों में भेजना चाहिए। 88 से लड़ रहा, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, सड़कों पर। और उस सपने ने अब मूर्त रूप लिया है कि उस चंबल का पानी और उनकी 5 नदियों का पानी 13 जिलों में जाएगा। अब जिले बढ़ा भी रही है सरकार। तो मैं अभी इनसे पूछ रहा था, नाम भूल गया, शेफर्ड साहब से, कि कालक बंद के कालक यही है। तो वो चूंकि मेरी चर्चा चल रही थी, जो सर्वे हो रहा है उसमें, तो कालक बांध में जब रामगढ़ बंदे से पानी लिफ्ट करके डाला जाएगा, ये मेरी जानकारी में, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा था। अब पर ये पानी इतना नहीं होगा। तो मेरे एक चीज और चल रही है जो आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, कि आप बरसात के समय पर सुनते होंगे कि हरियाणा में बरसात ज्यादा आती है, हथनीकुंड से पानी खोलते तो दिल्ली डूब जाती है। डूब गए दिल्ली डूब गई। तो मैंने मामला संसद में उठाया। मैंने कहा, अगर दिल्ली को डूबने से रोकना है तो धारूहेड़ा से
हमारे पानी को ले जाओ, रूपा रेल नदी में डालो, जो अलोड़ो जा रही है, आपके इधर कालकबंद की तरफ लाओ, और अंतिम उसको जम्मू रामगढ़ बंद में डालो, बाढ़ का पानी। और रामगढ़ बंदे के पानी को भरतपुर तक छोड़ दो, क्योंकि बाणगंगा पे बना हुआ है। उसी पानी को डून नदी से मोरेल से जोड़ दो, मोरेल से बनास, बनास से चंबल, मतलब यमुना और चंबल का लिंक ऐसा हो जाएगा जो मेरे राजस्थान के 20 जिले सरसब्ज हो जाएंगे। और चूंकि इसके लिए चाहिए ताकत किसान की भी चाहिए। किसान जगेगा तो सरकार पूरा करेगी। मैं सरकार में हूँ, मंत्री हूँ, अगर मैं कोई काम में निकम्मापना करूँ तो आप कतई परवाह मत करना, मेरे कान पर घंटी बजाने की आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि मैं सुन के आपके काम करा सकूं। मैं इसमें भरोसा करता हूं कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। मैं मंत्री बन गया तो कोई राम जी तो नहीं बन गया, मैं आप में से जन्मा और मेरा किस्मत में था तो मैं यहां तक पहुंच गया। और यहाँ पहुंचने के बाद भी अगर मैं किसानों की सच्ची सेवा नहीं कर पाऊंगा तो किसान के घर में जन्म लेना बेकार, ये मैं मान के चलता हूँ। इसलिए जो भी किसानों को करना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी होगी, हम हमारा अधिकारी से मिलकर, हमारे विभाग में भी 80% किसान जाति के लोग हैं, चाहे वो जाट है, चाहे यादव है, चाहे मीणा है, चाहे गुजर है, बाकी सब मिलके हम। और अधिकारियों को तो, अधिकारी बहुत तेज होते हैं, किसी चीज को घुमाने में उनके जज गई ये मामला बिगाड़ना आता है, मंत्री को कैसे घुमाना, घुमा देते हैं। लेकिन मैं घूमने वाला नहीं हूं, मैं उल्टा उनको घुमा दूंगा। मैं एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। मैं 85 में एमएलए बना। अब उस समय ना तो विधायक कोटा होता था, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, कोई एमएलए की विरोध वालों की तो कोई सुनता ही नहीं था, कोई अधिकारी नहीं सुने। मैंने कैसे काम चलेगा, तो हमने किसानों को, जवानों को खड़ा कर करके, मेरे पास एक दिन एक गरीब आ गया, वो रजाई की वो ढूंढता था, और एक बकरी थी, उसके बकरा था अच्छा सा, इस छोटी सी चीज से अपना पेट पालन करता। वो मेरे पास आया, जैसा मेरा बकरी चोरी हो गई, ये सच्ची घटना है। तो उनको दिलवा, मेरा तो मैं कैसे मेरा पेट पालन करूंगा। तो मैंने थानेदार को फोन किया, मैंने कहा भाई ये गरीब है, इसके बकरा बकरी आ जाने चाहिए, ये साहब ला देंगे। अब मैं इस पर भरोसा नहीं करता, ला देंगे। मैंने कहा दिन बताओ कितने दिन में ला दोगे। उनका 3 दिन में ला दूंगा। मैंने कहा आपके 3 दिन, मेरे 2 दिन और, 5 दिन में नहीं लाया तो मैं आपके थाने पर घेरा हुआ। वो तो दूसरे दिन ही ले आए बकरे को, पुलिस को सब पता रहता है, पुलिस इतनी उस्ताद है, उसको सब पता है। लाके क्या किए बेटो ने, सही कहानी आप ऐसे कहोगे, कोई आप ऐसी कहानी सुना रहे हो बनाओ थी। बकरा बहुत अच्छा, उसको फिर उसको काटा और मीट बना के पूरे थाने वाले डकार गए पूरे। तो वो मेरे पास आया गरीब, कहने लगा था आपका फोन का तो मेरा कबाड़ा हो गया। क्या हो गया, आपका फोन नहीं कराता तो मेरे बकरा बकरी मिल जाते। मेरे बकरे को काट के थाने वाले खा गए और बकरी चोर को पकड़ा दिया। चोर भी खाने में था, साथ में थाने में। तो मेरा गुस्सा आया। हम 5-6 लोग बैठे थे, बस में बैठ के गए और थानेदार को कहा, मेरे थानेदार सुन ले, अगर इस गरीब के बकरे बकरी की 2800 रुपये बनते, तेरे पैसे नहीं दिए तो मैं डॉक्टर तेरे पेट को चीर दूंगा और बकरा निकालूंगा। मैं ऐसा ही अनाड़ी था, ऐसे थोड़ा चलता है, किसी का पेट चीरने की धमकी दी जाती है तो थानेदार ने सोचा है तो गड़बड़ होगा। तो साहब 3 घंटे बाद आ जाना, आपका 2800 रुपये दे दे।
हम खुश हो गए थे, हम कितने बड़े नेता हैं, 250 रुपये मिला। हम 3 घंटे बाद पहुंचे तो पुलिस ने गोलियां चलाना चालू कर दिया, दन दन गोली। मेरे साथ 5 आदमी और थे। मैंने कहा अपन पीठ बताकर भागेंगे तो गरीब के साथ धोखा होगा, और छाती में गोली लग के मर गए तो अपन साक्षात उस गरीब ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपना अगला जन्म सुधर जाए। हम नहीं लड़ते। सामने वो हलवाइयों की भट्टी थी, हमने भी ईंट फेंकना चालू कर दिया। वो गोली चलाए, हम ईंट फेंके, वो गोली चलाए, उनकी गोली खत्म हो गई, लेकिन हमारी ईंट खत्म नहीं हुई। तो भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपने कहा था कि किसानों के लिए लड़ना, गरीब के लिए लड़ना, हमको तो गोली चला दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। कि बात तो सही है ना, मैंने बिल्कुल सही है, मैं झूठ थोड़ा बोलूंगा। तो मेरे को वो दिन याद है, भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा था तुम कितने लोग इकट्ठा कर सकते हो। मैंने आप बताओ कितना करूं, 1 दिन का समय दे रहा हूं। मैंने बताओ ये 10,000। वो तीसरे दिन गए, मैंने 30,000 की भीड़ इकट्ठी कर दी। 30 किसके लिए? एक गरीब के लिए। और उस समय छपा था, आजकल के बच्चों को पता नहीं होगा, 3 दिन तक वहां पर 32 MLA थे उससे विधानसभा में, वसुंधरा जी भी थी उस समय। 3 दिन तक हमने धरना दिया, उस गरीब को 2800 रुपए दिलाए, पूरे थाने को सस्पेंड कराया और कलेक्टर SP को हटाया। जब मैंने MLA को वहां से आने दिया तो मैं जिद्दी भी बहुत हूं। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि अगर इस सरकार में भी मैंने जिद पकड़ ली, अभी आपने सुना होगा वो RS वाले मेरे पास आ गए, आप वो भी बहुत आंदोलन करते थे, हमारा RS की तिथि तो बढ़ाओ। मैंने की भाई बात करेंगे, मैंने हाँ कर ली उनसे। तो मैंने सरकार से कहा, मुख्यमंत्री जी में तिथि बढ़ाओ, कि डॉक्टर साहब आदत पड़ जाएगी, हर बार आ जाएंगे ऐसे ही। मैंने किया ना, हमारी तो सरकार बनी है, पहली बार पहली मांगे उसको तो पूरा करो। मैं हाँ करिए आया। अब सारे ब्यूरोक्रेट ये कहने साहब ये तो नहीं होना चाहिए। मन गई होगा, या तो राजी खुशी होगा या हरने से होगा, और हो गया। इसलिए आप प्रोग्रेसिव किसान हैं, यहाँ पुरस्कार लिए हुए किसान हैं, नाबार्ड के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ के अधिकारी। मेरे को आप मार्गदर्शन दें, मेरे को ऐसी दिशा दें कि मैं सबसे ज्यादा भला राजस्थान के किसानों का कर सकता। आप जानते हो इससे मना नहीं किया जा सकता। ये तालाब है, इसमें मछली माना तैर रही है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा अधिकारी सारे भ्रष्टाचारी है, लेकिन तैरती हुई मछली कब तालाब में से पानी को पी जाती है पता नहीं लगता। वैसे ही हमारे अधिकारी कर्मचारी कब गड़बड़ कर डाले हमको पता नहीं लगता। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त जो व्यवस्थाएं किसान को राज्य और केंद्र ने दे रखी है उनको मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा, बशर्ते कि आपका मार्गदर्शन मिले। मैं तो पहली बार यहाँ इसमें आया था अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वाले ये कॉलेज का आंदोलन भी चला था, हमारे फूलचंद जी बैठे हैं, तो मैं भी उसमें आके गया था। मेरी धर्मपत्नी गोलमा भी किसान है, उसने भी 1 दिन का अनशन किया था और आपका काम हो गया। तो बड़ा अच्छा यहाँ जोगनेश यूनिवर्सिटी के कारण आपके इलाके की प्रगति हुई है, बच्चे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसान भी जागरूक हो रहे हैं। इससे मेरे को मैं इजराइल देखने को मिल गया। मैं चाहूंगा कि हर राजस्थान के किसान पर के चेहरे पर खुशहाली आए, तो मैं भी मानूंगा कि मैंने राजनीति का सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दूध के पैसे 7 रुपए पर लीटर के रुके हुए हैं 7 महीने से। 7 महीने से। अब एक बात और हो गई, और रेट जो 8 रुपए प्रति सुनो, हाँ हो गया। वो मेरे को बता दी बात किसी ने, जो ऐसा है हमारे यहाँ विभाग हुआ करता था पहले, कृषि विपणन, डेयरी और पशुपालन। अब मेरे पास केवल कृषि है। हमारी आवाज तो सुन सकते हैं जी, आप हमारी आवाज
बताइए साहब। हाँ, सुनो। और जैसे पंचायती राज है ग्रामीण विकास, पंचायत मेरे पास नहीं है ग्रामीण विकास, लेकिन चाहे कुछ भी